नमस्कार दोस्तों। पूरा जो सोशल मीडिया है, जितने यूट्यूब के लोग हैं, उन सब ने पहले वीडियोस बनाए कि ये मोदी तो गए, मोदी जी का जलवा खत्म हो गया। यहाँ तक कि जो हरियाणा के अंदर आपने देखा कि जो इनके हुड्डा जी हैं, उन्होंने सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया कि हमारी सरकार बनने वाली है, और आधे घंटे में सारा खेल उल्टा हो गया। उल्टा भी इतना हुआ कि जो अपने आप को हरियाणा का लाल बोलता था, हरियाणा वालों ने उसका पिछवाड़ा ही लाल कर दिया। सभी 70 की 70 सीटों के ऊपर उसकी जो है जमानत भी जब्त हो गई है। और जो ये एक दुकान खोलने वाला था जलेबी की, उसी दुकान के ऊपर आपको मोदी जी और शाह पहुंचते हुए दिखाई देते हैं कि बेटा थोड़ी सी जलेबी पैक कर देना हमारे लिए, और हमने खानी है। और बीजेपी वालों ने ओपनली भगवे कलर की जो जलेबी होती है वो खानी भी शुरू कर दी। तो ये देखिए, ये है मोदी मैजिक। जो राजदीप सरदेसाई सुबह 10 बजे बोल रहा था मोदी मैजिक इज डेड, ये डबल इंजन सरकार फेल हो गई है। सब जगह पर लोगों ने इनको नकारना शुरू कर दिया, और 2 घंटे के बाद वही बेशरम राजदीप सरदेसाई बोलता हुआ दिखाई देता था कि लोगों का कॉन्फिडेंस डबल इंजन सरकार के ऊपर अभी भी बरकरार है। यानी कि ये मेंढक जो हैं, मेंढक या गिरगिट बोल लीजिए, जो घंटे घंटे में अपना रंग चेंज करते हैं, वो सामने आ गया। अब इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या मोदी मैजिक अभी भी है, कम हो रहा है, और इसको अगर और बढ़ाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा। आपको याद है उमेश जी ने आपको एक नारा दिया था कि जब जब हम अपने जय श्री राम का नारा गूंजते रहेंगे, कमेंट डालते रहेंगे, तब तब ये वाइब्रेशंस हमारे देश को आगे लेके जाएंगी। असर आपने देख लिया है दोस्तों, कुछ ही दिन ही हुए हैं, हमने वेस्टर्न पावर्स को जवाब देना शुरू कर दिया। मोदी जी, आरएसएस, योगी जी, अमित शाह सारे एक पेज पर आ गए हैं। अभी तो शुरू किया है आपने, हरियाणा आपने जीत लिया, देश को बचा लिया। अब इस मुहिम को और तेज करना है और आगे लेके जाना है। आप डालते जाइए जय श्री राम, और देखिए उसके बाद होता क्या है। अब आते हैं उमेश जी के ऊपर। उमेश जी, जो ये मोदी मैजिक है, जो बोलते थे खत्म हो गया, मोदी जी का जलवा खत्म हो गया है। और जो राहुल है वो तो बार बार बोलता था मोदी जी मेरे से डर गए हैं। सर, आपको लगता है कि ये जो मोदी मैजिक है वो अभी भी बरकरार है, और ये बढ़ेगा या कम होगा? लेकिन उससे पहले जय सिया राम। जय सिया राम। देखिए, सब लोग हरियाणा के ऊपर ज्यादा फोकस है कि बस एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो इवेंट हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, वो लोग भूल चुके हैं। बीजेपी वहां पे वोट शेयर में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। 25% वोट शेयर उनको मिला है अक्रॉस जम्मू। देखिए सुमित जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो सारे मीडिया चैनल ने इग्नोर की है, वो है वोट परसेंटेज ऑफ बीजेपी इन कश्मीर। बीजेपी has become the largest party in terms of vote share in Jammu and Kashmir. They have got 25% of the vote share. नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसको 42 सीट मिली थी, उसको 24% वोट शेयर मिला है। बीजेपी विद 25% वोट शेयर हैज गॉट 29 सीट। कांग्रेस को 12% वोट शेयर मिला है, और आपको 0.3% मिला है। पीडीपी को 6% या 7% मिला है। इसका मतलब क्या है कि घाटी में भी बीजेपी का सपोर्ट बढ़ा है, सीट कन्वर्शन नहीं हुई है। और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन इज अराउंड 97% और हिंदू पॉपुलेशन अराउंड 2.5% है, वहां पे बीजेपी कैंडिडेट हारा है 1100 वोट से। और एक और एक चीज आपको नोट करनी पड़ेगी, जब मैंने रिजल्ट ज्यादा डिग किया था, जो बीजेपी के जम्मू के अंदर फेस है रविंद्र रैना, उनकी कुछ गलतियों के कारण हम 4-5 सीट और कम आया। रविंद्र रैना ने सीट दी थी अपने सहयोगियों को, जिसमें आपने देखा है कि कश्मीर में 7 से 8 निर्दलीय जीत के आए। उस 7 से 8 में से 4 निर्दलीय ऐसे हैं जो बीजेपी से बगावत किए हैं। रविंद्र रैना खुद अपनी सीट हार चुके हैं, नौशेरा से वो हार चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर इन्होंने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बरोबर की होती तो बीजेपी को 35 सीट आ जाती।
और मोदी का मैजिक और दिखता। और आपको ये भी अभी बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में भी अगर आप देखा जाए तो बीजेपी का वोट शेयर 39% है और कांग्रेस का 40% है। तो नेक के नेक की लड़ाई चल रही थी। पर वहां पे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सबको एक तरह से सब लोग साथ में मिलकर लड़ रहे थे, तो उधर मैजिक हो गया। बीजेपी को 48 सीट्स मिली है उधर। फर्स्ट टाइम ऐसा सर हुआ है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है हरियाणा में कि 3 टाइम द गवर्नमेंट हैज कम सक्सेसिव regime फॉर 3 टाइम। लेकिन सर जो सारे आंकड़े थे वो तो ये बोल रहे थे कि बीजेपी कभी आ नहीं सकती, मोदी मैजिक खत्म हो गया है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है लेकिन सीट्स कम आई हैं, ये हुआ कैसे? सर आपको मैंने बताया ना कि वहां पे वोटिंग परसेंटेज भले ही कुछ सीट्स में ज्यादा हुआ है, नेक एंड नेक की तैयारी चल रही थी। और कल भी मैंने आपको बताया था कि दर्रा से सच्चा सौदा के लास्ट मिनट कॉल में बहुत फर्क किया है। बीजेपी का वोट शेयर कम था और भी ज्यादा कम था कांग्रेस के से 5 से 6% का डिफरेंस था। तो अक्रॉस द सीट्स का फायदा तो मिला है। भले ही विशेषज्ञ बोलते हैं कि आरएसएस ने किया है, आरएसएस ने काम जरूर किया है। बट आप राम रहीम का भी कंट्रीब्यूशन आप इग्नोर नहीं कर सकते। सही बात वही है। कंट्रीब्यूशन तो सभी का कंट्रीब्यूशन होता है। मोदी मैजिक भी है, आरएसएस ने भी काम किया है, राम रहीम ने भी अपना योगदान देखिए दिया है। और देखिए एक और एक चीज बताना चाहता हूँ। 2024 के जो लोकसभा इलेक्शंस है उसमें भी मोदी का जो जो बीजेपी को वोट शेयर आया था 36.8% आया था। 2019 में 37.5 आया था। तो एक दशक के अंतराल के बाद भी अगर आपका वोट शेयर स्टैटिक है तो आप सोच लीजिए कि देश की 37% ऑफ द जनता के डायरेक्ट सपोर्ट है मोदी जी को। और फिर बहुत बड़ा फिगर होता है ये। हम्म 25 करोड़ लोगों ने वोट किया बीजेपी को। स्पेशली ना मल्टी पार्टी जो सिस्टम है हमारा, दो पार्टी सिस्टम नहीं है, मल्टी पार्टी सिस्टम में 37% अगर आप लेके जाते हैं तो एक ही आदमी के पीछे इतना मैजिक है मोदी जी का कि इतना परसेंटेज लोग पीछे हैं। लेकिन उमेश जी, एक उल्टा देखिए क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। एक आज सेकेंड। हरियाणा जीत गए, एक आज अगर हरियाणा जीत गए, हम मोदी जी के गुणगान गा रहे हैं, अब इसको बोल रहे हैं मोदी मैजिक है। अगर हरियाणा हार जाते, क्या हमारी लैंग्वेज यही होती? 2024 के इलेक्शन के बाद हमने बोला कि कहीं ना कहीं चीज़ें गलत चल रही हैं, आरएसएस बीजेपी इकट्ठी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें उल्टी हो गई हैं। वहाँ पर जो 400 आने की उम्मीद थी वो 240 पर ही निपट गए। आज हरियाणा जीत गए तो हम बोल रहे हैं कि यह मोदी मैजिक अभी भी है। अगर नहीं जीतते तो क्या होता? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीजेपी का जो वोट शेयर है 37% का, इसको अंदर इंक्रीमेंटल एडिशन जरूरी है। जिसमें 20% तो आरएसएस के जो हिंदूवादी लोग हैं, हिंदुत्व के लोग हैं, वो लोग, उन लोगों का सपोर्ट है। 5-6% वाजपेयी के हैं, वाजपेयी अडवाणी राय वालों के हैं। 11% इंक्रीमेंटल वोट शेयर मोदी के कारण आया हुआ है। तो मोदी जी का भी एक सैचुरेशन लिमिट आ गया है। अब इसके आगे आपको 37 से आगे बढ़ना है तो आपको नए लीडर को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। आपको योगी जी को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, आपको हेमंत बिश्वा शर्मा को प्रमोट करना पड़ेगा, जो फ्यूचर में इस वोट शेयर को 37 से 45-50 तक लेके जा सकते हैं। जब तक आपका वोट शेयर 50% नहीं होता है, ये देश को नहीं बचा सकते। एवरीथिंग वर्क्स ऑन द वोट शेयर। और आज एक गलती, उस समय एक गलती हुई थी 2024 में कि हमने ऑपोजिशन को यूनाइट कर दिया था। हरियाणा में आप और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ, इसके कारण हम जीत गए। वही कांग्रेस का गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुआ कश्मीर में। वहां पे आपने रिजल्ट देख लिया क्या हुआ। तो आपको एक चीज है कि आपको अपोजिशन को आगे यूनाइट नहीं होने देना चाहिए। आप
ऑपोजिशन कुछ भी बोलते हैं, हर जगह प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने अभी क्या काम किया? कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी, चुपचाप काम करते रहे 4 महीने, 125 दिन में देखिए क्या चेंजेस आ गए। और आगे भी दिल्ली के इलेक्शंस आने वाले हैं, महाराष्ट्र के इलेक्शंस आने वाले हैं, उसमें आप काम करिए। आरएसएस के संघ के लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। आप अगर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते रहेंगे और कुछ अगर डर्टी लिनन पब्लिक में वॉश करते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए कि बीजेपी की सरकार पिछले 25 साल से नहीं है। मेरे को याद है मदन लाल जी खुराना और साहिब सिंह जी वर्मा थे 98 में, जो प्याज के कारण उनकी सरकार गिरी थी। उसके बाद कहां आई है बीजेपी दिल्ली में? आपको एक नया लीडर लेके आना पड़ेगा। बंसुली स्वराज को लेके आइए दिल्ली में, एक मॉडरेट फेस है। आज लोग रेजोनेट भी करते हैं, उनकी माता जी सुषमा जी स्वराज है, लेट सुषमा जी स्वराज से उनका वाइड स्प्रेड सपोर्ट भी है, पॉलिटिकल लीनिएज भी है, और उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया है कि अभी दिल्ली के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें जीते भी हैं। कुछ लोगों ने बोला है कि नुपुर शर्मा को करना चाहिए। मैं बोला वो करोगे तो आप क्या करोगे? ऑपोजिशन को वापस यूनाइट करोगे। You need to have बात what you need to have you need to promote leaders who are acceptable to broad based society। आपको एक तरह से कोलिशन बनाना पड़ेगा। सर, नाउ कमिंग बैक टू दिस मोदी मैजिक, आपने बता दिया कि मोदी मैजिक का भी एक पीक होता है, वो वहां तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद इंक्रीमेंटल इनको और वोट शेयर नहीं मिलेगा, इन्हें नए फेसेस को लेके आना ही पड़ेगा। दिल्ली में आपने बता दिया, महाराष्ट्र के अंदर भी वहाँ पर आप देखिए बिल्कुल एक जिसको बोलते हैं कि इतनी लड़ाई है मल्टीपल लेवल्स के ऊपर। वहाँ पर भी अपोजिशन, जैसे हरियाणा में हार मिली है, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में वो सारे इकट्ठे होकर वहाँ पर लड़ने वाले हैं। फिर तो बीजेपी की हार पक्की है वहाँ पर भी, अगर वहाँ पर इंक्रीमेंटल कोई भी फेस नहीं आता है तो। देखिए महाराष्ट्र में शरद पवार है, उनको भीष्म पितामह बोलते हैं महाराष्ट्र में। उनके बगैर कुछ काम होता नहीं है, और जब तक वो रहेंगे वहां पे जीतना मुश्किल है, मुझे ये लगता है। बट थिंग्स चेंज हो सकती है अगर नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस के बीच में अगर यूनिफाई होकर अगर काम करें और संघ भी साथ में जुड़ जाए, और हो सके अगर आप बाहर के लोगों को इंपोर्ट करके दागदार नेताओं को अगर आप अपनी पार्टी में न लो और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान दिया गया, थिंग्स कैन चेंज। बट प्रॉब्लम क्या है? शरद पवार को मालूम है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, उधर कहाँ पे अलायंस में कहाँ पे इश्यूज है। वो जीतते हैं ऑपोजिशन के मिस्टेक से। तो बीजेपी हैज टू वर्क आउट ऑन ऑल दिस थिंग। सर, महाराष्ट्र इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड। कैपिटल है हमारा, फाइनेंशियल कैपिटल है, और उसको जीतना इतना ज़रूरी है, वरना ये एटीएम बन जाएगा कांग्रेस के लिए, और उसको तो ये चूज़ कर ये फेंक देंगे दोबारा से, जैसे इन्होंने पहले भी किया था जब ये अखाड़ी के गवर्नमेंट बनाई थी और इन्होंने सब कुछ उखाड़ कर फेंक दिया। बीजेपी वहाँ पर धाक बनाए, ये हम भी चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र हम लूज़ करना नहीं चाहेंगे। एक बहुत ही बड़ा एक स्टेट है और रेडिकलाइजेशन वहाँ पर इंक्रीज़ की हुई है, उसको भी कंट्रोल करना है। आपको लगता है मोदी जी अकेले ये सारे काम कर लेंगे? नहीं तो, या वहाँ पर भी अगर जैसे फर्नांडिस हैं, उनका भी इतनी पकड़ नहीं है जितने वहाँ पर किसी और फेस की भी ज़रूरत है। अगर उनकी इतनी पकड़ होती तो लास्ट टाइम जीत गए होते। देखिए मैंने बताया ना कि बीजेपी में फैक्शनिज्म बहुत ज्यादा है। नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस को साथ में आना जरूरी है, साथ में संघ को लगना पड़ेगा। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसमें ध्यान देने की जरूरत है। आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप अपने नेताओं को आगे रखें। आप बाहर से नेता जैसे अशोक चौहान है, इन सबको बाहर से मत लेके आइए। लास्ट टाइम लोकसभा में ये गलती हुई थी। मुझे कांग्रेस के नेता ने बोला है कि हम खुद अपने नेताओं को भेज रहे हैं आपके पास।
उन्होंने ये बताया था कि हम इतने नेताओं को आपके पास भेज रहे हैं, अगर वो जीत के आते हैं तो कांग्रेस के नेताओं से हम बीजेपी को तोड़ देंगे। वो लोग रिवर्स प्लानिंग कर रहे थे। आई अंडरस्टूड द पॉइंट। मुझे एक चीज बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप बोल रहे हैं कि मोदी जी का, एक थॉट आया अभी मेरे दिमाग में कि मोदी जी का पीक आ गया है कि कितना वो वोट शेयर अपने आप खींच सकते हैं, अगर मोदी जी कोई इतना बड़ा काम कर दें, कोई बहुत ही बड़ा काम, कुछ भी हो सकता है, बड़े बड़े काम करने के लिए तो मोदी जी माहिर हैं। अगर कोई बड़ा काम करते हैं, बेशक वो पाकिस्तान के साथ हो, बेशक वो वक्फ बोर्ड का हो, या हिंदुओं के लिए कोई काम करना हो, अगर कोई बड़ा काम किया जाता है, क्या ये वोट शेयर नहीं बढ़ सकता? और महाराष्ट्र एकदम से, जैसे यूपी जीता था कब, डीमोनेटाइजेशन के बाद, तो क्या वैसा ही महाराष्ट्र में जीत नहीं हो सकती? एक बड़ा काम ही तो करना है आपको। देखिए, आज की डेट में बीजेपी का जो कोर वोटर बेस है वो बीजेपी से नाराज है। हम्म, और महाराष्ट्र में ये स्थिति और भी खराब है। सबसे बड़ा डर ये है कि बीजेपी वोटर जाके वोट ही नहीं करेंगे, तो जिसके कारण डिफॉल्ट ऑपोजिशन जीतना ही है। सो यू आर अगर प्रेडिक्टिंग कि महाराष्ट्र में अपोजिशन जीतेगी? अगर बीजेपी वोटर्स बाहर नहीं निकले तो ऑपोजिशन का जीतना लगभग तय है। और अगर बीजेपी वोटर्स को बाहर आना है तो देवेंद्र और नितिन नितिन गडकरी। गडकरी दोनों को साथ में रहना पड़ेगा। आरएसएस को पीछे से काम करना पड़ेगा। और आरएसएस का खुद ही गढ़ है नागपुर, तो आरएसएस की साख भी ज्यादा है। मोदी का तो डेफिनेटली है, पर आरएसएस के भागवत जी का भी साख इसके ऊपर लग जाता है, मेरा ये मानना है। हम जनरली देखते हैं बिल्कुल कि सही कह रहे अगर हैं। हम जनरली देखते हैं कि जब भी बीजेपी जीतती है तब हम आरएसएस को क्रेडिट करते हैं। अगर हारती है तो भी वो क्रेडिट लेना चाहिए उन्हें। देखिए, मेरा अपना मानना है, मैं बार बार बोलता हूँ कि आगे जो इलेक्शंस आ रहे हैं वो हरियाणा से भी, हरियाणा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर हरियाणा हार जाते तो दोस्तों कांग्रेस ने सारे खालिस्तानियों को दिल्ली में भेजना था। जैसे शेख हसीना की गवर्नमेंट को घेरा गया, उसका घर को गिराव कर कर, वही काम इन्होंने मोदी जी के साथ भी करना था। किसानों के नाम पर ये किसान वहाँ पे खालिस्तानी पहुँचते और ये आग लगाते, मोदी को मार भी देते। ये पूरा प्लान था, डीप स्टेट को हराया है हरियाणा ने। और यही होता है, जब आप देश से प्यार करते हैं तो ये काम होते हैं। कहीं ना कहीं आपका जो जय श्री सिया राम का नारा था उसने भी काम किया। तो थैंक यू सो मच टू एवरीबॉडी। बट मैं अभी दोबारा से बोलता हूँ, उमेश जी ने एक वर्ड बोला है कि जो कोर वोटर है मोदी जी का, वो मोदी जी से या बीजेपी से वो नाराज़ है। नाराज़गी तभी होती है, यानी कि फूफा जी तभी अपना मुंह फुलाते हैं मैरिज के अंदर, जब उनको पूछा नहीं जाता या उनके लिए काम नहीं किया जाता। वही काम भारत के अंदर भी है। हिंदुओं को लगता है कि हमारे लिए जो हमारा बेसिक नीड्स थी वो थी हमारी घर की सेफ्टी। वक्फ बोर्ड जहां मन करता है प्रॉपर्टी को छीन लेता है। भाई अब तो उन्होंने इवन अंबानी का जो घर है उसको बोल दिया ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, हमने बोल दिया हमारी है तो हमारी है। तो जब ऐसा काम इस देश में हो रहा होगा तो बीजेपी के कोर वोटर को लगता है कि हमारी सेफ्टी क्या है, ना हमारी प्रॉपर्टी सेफ है, ना हमारा बिजनेस सेफ है। और राहुल गांधी ने तो बोल दिया है कि मैं मंगल सूत्र भी छीन कर हिंदुओं का ये मैं मुसलमानों को दे दूंगा। जब ऐसी बातें ऑपोजिशन ओपनली बोलती है तो मोदी जी ने हमारे लिए कुछ स्टेटमेंट भी दिया नहीं, हमारे साथ खड़े भी नहीं हुए और हमारा साथ भी दिया नहीं, तो इसलिए नाराज भी है। अब उसको सबको नाराजगी को दूर करने के लिए कोई तो बड़ा काम करना पड़ेगा। और ये बार बार बोलता हूँ बीजेपी वालों को कि आप कुछ ऐसा बड़ा काम करो कि दुनिया खड़े होकर देखे कि काम किया तो मोदी ने किया। जो प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है टेररिज्म, उसके ऊपर बहुत बड़ा काम हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। और ये मोदी जी के बाएं हाथ का खेल है। मैटर यही है कि ही वेट्स फॉर द राइट टाइम और बिल्कुल ठंडी करके वो खाते हैं। अभी जो मामला है महाराष्ट्र का मामला बहुत ही ज़्यादा गर्म है। और गर्म को अगर ठंडा करने में खाने लगेंगे तो 5 साल और वेट करनी पड़ेगी। मोदी जी इतना वक्त वेट करने का नहीं है। आपके कोर वोटर को खुश करना आपका काम है। कैसे करना है ये आप जाने। राम रहीम ने तो आपको बचा लिया हरियाणा में, अब महाराष्ट्र में कौन बचाएगा ये देखने की बात है।
उमेश जी बिल्कुल बात सही कर रहे हैं आप कि देर इज समथिंग विच हैज़ टू बी डन। मोदी के कोर वोटर उनसे नाराज़ हैं। मोदी मैजिक पीक पर पहुंच गया है। इस पीक से आगे जाने के लिए या तो कोई बड़े काम करने पड़ेंगे या वहां पर डायनामिक्स को चेंज करना पड़ेगा। शायद उमेश अग्रवाल को ही वहां पे खड़ा कर दिया जाए। महाराष्ट्र में एक नया फेस भी आ जाएगा और गेम जो है वो चेंज भी हो जाएगी। जस्ट एन एग्जाम्पल कि सम न्यू फेस हैज़ टू कम हु इज़ डायनामिक, हु इज़ वेल नोन इन इंडिया और जिसकी पकड़ भी है पूरी ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर। अब देखते हैं मोदी जी कितना सुनते हैं और कितना इंप्लीमेंट करते हैं। सर आपका क्लोजिंग कमेंट। मेरा एक ही मानना है कि बीजेपी वोटर्स हैव टू कम आउट एंड वोट इन द महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन। वो कभी भी एक महीने भर में हो सकता है। देखिए आपका जो मैसेज है वो महाराष्ट्र के लोगों तक पहुंच गया है एंड हम भी इस मुहिम को तब तक बंद नहीं करेंगे जैसे हरियाणा में हमने मुहिम को बंद नहीं किया था। अब महाराष्ट्र की बारी है। महाराष्ट्र दिल्ली को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो हर जो इलेक्शन है वो इम्पोर्टेंट होते हैं बट महाराष्ट्र और दिल्ली ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज है जिसको पकड़ना ज़रूरी है, यानी कि स्टेट्स हैं जिनको पकड़ना ज़रूरी है। और हम भी इसके ऊपर काम करते रहेंगे कि कैसे मोदी जी का मैजिक को और इंक्रीज़ किया जाए, कैसे हिंदुओं को जोड़ा जाए और कैसे उनको निकाला जाए घरों से बाहर कि जाकर वोट कीजिए। वरना आपका स्टेट आपके हाथ से गया तो आपको भी हगने जाने के लिए 25 रुपये देने पड़ेंगे कांग्रेस को। अब आपकी मर्जी है कि आपको क्या हगने के जाने के लिए, मूतने के लिए भी आपको पैसे देने हैं। मर्जी आपकी है, हिमाचल वाले से पूछ लेना। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड जय सिया राम। जय सिया राम।